हेलो नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब के स्टडी चैनल ओम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न ग्रुप डी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि परीक्षा से पहले आपको जरूर देखना चाहिए। ये सभी प्रश्न रेलवे की किसी न किसी परीक्षा और रेलवे एनटीपीसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए ग्रुप डी में आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट। फर्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, मैडम क्यूरी, जॉन ई सॉक, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जॉन ई सॉल्क के द्वारा। जॉन ई सॉल्क के द्वारा पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी। और आइजैक न्यूटन जो है सभी लोग जानते ही हैं, गुरुत्वाकर्षण की खोज के लिए। मैरी क्यूरी जो है रेडियम की खोज के लिए है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचरित होता है? तो जीका वायरस किसके द्वारा संचरित होता है? तो ये जीका वायरस होता है चूहा के द्वारा, मच्छर, झींगुर या खरगोश। तो ये किसके द्वारा होता है? मच्छर के द्वारा ये होता है संचरित, मच्छर के द्वारा। ठीक है। और ये शरीर में एडीज मच्छर द्वारा संचरित होता है। और इससे क्या नुकसान होता है? इसमें क्या होता है, गर्भवती महिलाओं के भ्रूण के मस्तिष्क को जो है बहुत क्षति पहुंचाता है। तो ये जो है बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचे वाला जीका वायरस द्वारा वहन होता है। तो ये बताया गया था पिछले क्वेश्चन में, किसके द्वारा जीका वायरस भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला क्या होता है? एडिस मच्छर। ठीक है, तो किसका होता है? क्या आंसर हो जाएगा? मच्छर, एडिस मच्छर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किसके द्वारा फैलता है? तो पीत ज्वर किसके द्वारा फैलता है? मादा के काटने से, नर मच्छर के काटने से, पानी या वायु से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मादा मच्छर के काटने से। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ए आंसर, मादा मच्छर के काटने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो मानव बैक्टीरिया का सबसे आम इलाज क्या है? एस्पिरिन, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक्स या एंटीजन। तो जो है बैक्टीरिया के संक्रमण के लिए सबसे आम है एंटीबायोटिक्स, जो कि एंटीबायोटिक्स बहुत ही ज़्यादा दी जाती हैं। डॉक्टर से भी दवा लेते हैं तो एंटीबायोटिक्स जरूर दी जाती है किसी भी रोग के लिए। और एस्पिरिन क्या होता है? एस्पिरिन होता है दर्द या बुखार से संबंधित होता है। एंटीबॉडी ये क्या करता है? रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। और एंटीजन क्या करता है? एंटीबॉडी को उत्पन्न करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतया कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी भी कहते हैं इसे शॉर्ट में, टीबी को कहा जाता है शॉर्ट में। तो ये किसके लिए वैक्सीन इसका प्रयोग किया जाता है? इसके लिए बीसीजी के टीके का, या डीपीटी का, एचआईवी या बैरिसेला। तो किसका प्रयोग किया जाता है? बीसीजी का। ठीक है, तो इसके लिए टीबी में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एचआईवी एड्स से संबंधित, डीपी डिप्थीरिया से संबंधित है, और बैरिसेला जो है ये चिकन पॉक्स यानी छोटी माता से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, डीपीटी वैक्सीन में पी किससे संदर्भित होता है? तो डीपीटी में पी का अर्थ क्या होता है? सोराइसिस, पर्टुसिस, पैंकुलाइटिस या परकिसिस। तो सही आंसर हो जाएगा पर्टसिस। पर्टुसिस जो है पी का सही उच्चारण होता है डीपीटी में। अगला क्वेश्चन है, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? ठीक है, जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? क्रेस्कोग्राफ, कार्डियोग्राफ, पॉलीग्राफ या टेलीग्राफ। तो पौधों की वृद्धि को नापने के लिए जगदीश चंद्र बोस द्वारा किसका उपयोग किया गया था? क्रेस्कोग्राफ का। क्रेस्कोग्राफ से क्या किया जाता है? पौधों में वृद्धि को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कार्डियोग्राफी क्या होता है दोस्तों? कार्डियोग्राफी से क्या मापा जाता है? कार्डियोग्राफी से हृदय की गति को मापा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? हवा द्वारा, चंद्रमा द्वारा, सूर्य या पृथ्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य द्वारा। सूर्य द्वारा जो है पृथ्वी का जल चक्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? क्वेश्चन बताना, इसका आंसर क्या होगा? नमक की मात्रा होती है, तो इसमें क्या होता है, एक 50 किलोग्राम व्यक्ति के भार में क्या होता है? 200 ग्राम। 50 ग्राम का जो व्यक्ति यदि है, 50 किलोग्राम का तो उसके अंदर क्या होता है? लगभग 200 ग्राम जो है नमक पाया जाता है। ठीक है, तो प्रतिशत कितना हो जाएगा यदि इसका प्रतिशत हम निकालें? 200 ग्राम पाया जाता है एक के अंदर, 50 किलो वाले के अंदर। किलो को ग्राम में हम चेंज कर लेंगे और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 0.4 सी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइनोस्कोप की जांच करने का एक उपकरण है। राइनोस्कोप किसका उपकरण होता है? नाक का, आंख का, मस्तिष्क का या कान का? तो काय का होता है दोस्तों? ये नाक से संबंधित है राइनोस्कोप।
नाक से संबंधित होता है। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो दोस्तों यकृत के उपचार के लिए कौन सी शाखा होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये होता है हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएँ मौजूद होती हैं? तो कितनी स्वाद कलिकाएँ होती हैं? 2000 से 8000, 50,000 से 1 लाख, 1 मिलियन से 10 मिलियन या 10 मिलियन से अधिक? इसका सही आंसर हो जाएगा 2000 से 8000। कितनी स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं? 2000 से 8000 पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा ही जाता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट में जरूर पूछा जाता है। कैल्शियम ऑक्सीलेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम साइट्रेट? तो गुर्दे की पथरी के लिए क्या होता है, किसके द्वारा इसका निर्माण होता है? कैल्शियम ऑक्सीलेट के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीलेट। इसको दोस्तों जरूर याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शरीर के कुल वजन का लगभग 2%, 8%, 12% या 15%? इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग कितना होता है? ये आंसर हो जाएगा लगभग 2% कुल वजन का होता है। अगला क्वेश्चन है, अंकोलॉजी किस बीमारी से जुड़ा हुआ है? तो अंकोलॉजी किससे जुड़ा हुआ है? अस्थु सुस्थिरता से, मधुमेह से, कैंसर से या वृक्क संबंधी विफलता से? तो किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है अंकोलॉजी कैंसर से। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सी, कैंसर। अंकोलॉजी कैंसर से संबंधित है। अगला है, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो शरीर सिरोसिस किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को, जिगर को, हृदय को या गुर्दे को? तो ये किसको करता है? जिगर यानी हृदय, सॉरी जिगर यानी यकृत, यकृत को जो है प्रभावित करता है। और इस रोग में होता क्या है? इसमें यकृत की कोशिकाएं जो है बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती हैं, अत्यधिक कोशिकाएं क्या होता है? नष्ट हो जाती हैं यकृत की इस रोग के कारण। ठीक है, उसी को सिरोसिस कहा जाता है। ठीक है, और उसके स्थान पर क्या होता है? फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वयस्कों में सामान्य रूप से दिल की धड़कने की दर क्या है? तो वयस्कों में दिल की धड़कने की दर क्या है? 60 से 100 धड़कन पर मिनट, 50 से 80, 120 से 80 या 75 से 120? तो दोस्तों ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए आंसर 60 से 100। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा 60 से 100। यदि धड़कन 60 से नीचे हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? हृदय मंदता। यदि 60 से जो धड़कन कम हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है? याद रख लेना दोस्तों, हृदय मंदता। हृदय मंदता उसे कहा जाता है। ठीक है, 60 से यदि कम हो जाती है हृदय मंदता कहा जाता है। और यदि 100 से ऊपर हो जाती है, 100 से ऊपर यदि हो जाती है तो क्या कहा जाता है? 100 से ऊपर हो जाती है तो क्या कहा जाता है? हृदत्व प्रवेग कहा जाता है, हृदत्व प्रवेग 100 से ज़्यादा होने पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आंसर 60 से 100 के बीच होती है। कम होने पर हृदय मंदता होता है, अधिक होने पर हृदयत्व प्रवेग होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ताप नियमन को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है ताप को? यकृत द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा, दिल हृदय द्वारा, फेफड़े के द्वारा? किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। ये क्या होता है? मस्तिष्क का हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस, इसके द्वारा किया जाता है, ताप को नियंत्रित किया जाता है। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है, तो प्रोस्टेट क्या है मानव शरीर में? संयोजी ऊतक है, ग्रंथि है, झिल्ली है या मांसपेशी है? तो प्रोस्टेट क्या है शरीर में? एक ये ग्रंथि है। और ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पुरुषों के मूत्राशय के निकट ये ग्रंथि पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के निकट पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? तो मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस या नर्व फाइबर? बाहरी हिस्सा क्या होता है? क्या कहलाता है बाहरी हिस्सा? एपिडर्मिस जो है त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। सही आंसर हो जाएगा ए आंसर एपिडर्मिस। अगला है, विटामिन ए किससे संबंधित है? तो विटामिन ए किससे संबंधित है? कोबालामिन से, रेटिनॉल से, एस्कॉर्बिक एसिड से या एमिनो एसिड से? तो ये किससे संबंधित है? रेटिनॉल से। ए जो है रेटिनॉल से संबंधित होता है। और बी क्या होता है? राइबोफ्लोविन होता है। सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। डी कैल्सीफेरॉल होता है और ई टोकोफेरॉल होता है। तो ये जरूर याद रख लेना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है, क्या है? प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है, तो प्लाज्मा क्या है? एक मांसपेशी नहीं है, कोशिका भी नहीं है, क्या है? एक द्रव है। क्या होता है? प्लाज्मा एक द्रव होता है। प्लाज्मा क्या होता है? ये एक द्रव होता है। ये क्या होता है? हमारे ब्लड के अंदर लगभग 55% पाया जाता है प्लाज्मा। ठीक है, इसके अंदर लगभग 55% जो है पाया जाता है प्लाज्मा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्किनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपियोलॉजी, साइनोलॉजी? क्या होता है? मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है आर्किनोलॉजी। सही आंसर हो जाएगा ए आंसर आर्किनोलॉजी। अगला है, ओनिरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ओनिरोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनिरोलॉजी अध्ययन है भगवान का, सपने का, नींद का या रंग का?
किसका अध्ययन होता है? ओरिनोलॉजी। ओरिनोलॉजी होती है सपनों का अध्ययन। क्या कहा जाता है सपनों के अध्ययन को? ओरिनोलॉजी कहा जाता है सपनों के अध्ययन को। ठीक है। और नींद के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हिप्नोलॉजी। ये होता है हिप्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है निषेचन विकास विभाजन विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो निषेचन विकास विभाजन को किससे जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान, फिजियोलॉजी, अनुवंशिकी या क्रमागत उन्नति। किससे जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान के इसको जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ए आंसर, भ्रूण विज्ञान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उपापचय, इंसीनरेशन, कंपोस्टिंग, संरक्षण। क्या कहा जाता है? गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने को क्या कहा जाता है? कंपोस्टिंग कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा सी आंसर, कंपोस्टिंग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? तो उत्सर्जन का अंश क्या नहीं है? गुर्दा, मूत्रवाहिनी, गर्भाशय या मूत्रमार्ग। तो उत्सर्जन का नहीं है हिस्सा, कौन नहीं उत्सर्जन का? गर्भाशय जो है उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। बाकी ये तीनों जो है उत्सर्जन तंत्र के हिस्से हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? कौन संबंधित है यकृत के उपचार से? अभी बताया गया था क्वेश्चन में, क्या था? हेप्टोलॉजी जो है यकृत के उपचार से या उसके अध्ययन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन है भारत स्टेज उत्सर्जन नामक किसे संदर्भित करते हैं? तो भारत स्टेज वाहनों से होने वाला प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, जल प्रदूषण या मिट्टी प्रदूषण। तो किसे प्रदर्शित करते हैं? बहुत नया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को जो है उत्सर्जन होता है, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को भारत स्टेज उत्सर्जक मानक से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। तो ये थे आज के 30 टॉप 30 क्वेश्चन दोस्तों, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन को दोस्तों अच्छी तरह से याद कर लें, परीक्षा में जरूर पूछे जा सकते हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में पूछा जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।